नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन निवेश को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश को करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU साइन किए जा चुके हैं। और सीएम योगी ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व और वैश्विक निवेशकों के साथ उनकी बैठक बेहद सकारात्मक और परिणामकारी रही। उनके मुताबिक निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश की छवि में 360 डिग्री बदलाव आया है। दौरे के दौरान फिनटेक और निवेश कंपनियों के CEO के साथ सीधी बातचीत हुई और ख़ासतौर पर एयरक्राफ्ट MRO सेक्टर पर फोकस किया गया। सरकार की योजना की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वैश्विक MRO हब के रूप में विकसित किया जाए और जेवर एयरपोर्ट के एशिया का बड़ा एविएशन सेंटर बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में दुनिया के विमान उत्तर प्रदेश में मेंटेन होंगे। इसके अलावा सीएम ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का दौरा किया और ITE मॉडल पर उत्तर प्रदेश में आधुनिक कौशल संस्थान खोले जाएंगे, जहां युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश, स्किल डेवलपमेंट और एविएशन सेक्टर में ये नई साझेदारियां उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम है। में कल प्रातः ही मेरे साथ में एक बड़ा डेलीगेशन सिंगापुर और जापान की यात्रा के सिलसिले में यहाँ पर आया है। सिंगापुर में हम कल प्रातः 5 बजे यानी यहाँ के समय के अनुरूप 5 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे और प्रातः 8:30 बजे से हमारी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। देर रात्रि तक कल चलती रही, आज प्रातः काल से भी चलती रही। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत ने पिछले 11 वर्षों के अंदर समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में प्रगति की है, विकास की उन्हीं संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करने के पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर उन प्रयासों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक में, सर्विस सेक्टर में, वेलफेयर के सेक्टर में काफ़ी अच्छी दिशा में एक प्रगति को आगे बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है इस बात को कि जो भारत की भी और प्रदेश की भी इमेज आज दुनिया के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से लोग देख रहे हैं। मैं पिछले कल 2 दिनों से 100 से अधिक लोगों से हम लोग मिले हैं, जिनमें सिंगापुर के माननीय राष्ट्रपति जी से, सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, यहाँ के माननीय उप प्रधानमंत्री जी के साथ, यहाँ के माननीय होम मिनिस्टर के साथ, यहाँ के माननीय एनर्जी मिनिस्टर के साथ हमारी बहुत अच्छी सकारात्मक बातचीत हुई। इसके साथ ही यहाँ की जो प्रमुख फिनटेक कंपनियाँ हैं, जिसमें तमासेक, GIC, USC, सेट्स, UVPN, GHS ग्रीन, शेप कोर्स, ब्लैकस्टोन, इन सभी के चेयरमैन और CEOs के साथ भी मेरी यहाँ बैठक हुई है और ये सभी सकारात्मक थी। इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में और यूपी के अंदर पहले से अपना इन्वेस्टमेंट कर भी रही हैं
जिनमें से देश का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, उसके निर्माण में भी कुछ कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर पहले से किया हुआ है। मुझे अच्छा लगा कि यूपी के बारे में लोगों की धारणा में 360 डिग्री का अंतर आया है। आज हर व्यक्ति, आप जिस भी इन्वेस्टर से बात करो, आज प्रातः काल से ही मैं देख रहा हूं कि हम लोगों ने यहां पे उन क्षेत्रों का भी दौरा किया जहां पर एक सामान्य लोगों को जाना बहुत कठिन होता है। जैसे बहुत शीघ्र आने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो की फैसिलिटी डेवलप करने और एमआरओ विकसित करने के लिए जो कार्य होना है, सिंगापुर को उसमें दक्षता प्राप्त है। यहाँ के एमआरओ को हम लोगों ने देखा है, यहाँ के कार्गो की फैसिलिटी को हमने देखा है। मेरे साथ डेलीगेशन से जुड़े हुए सभी लोग वहाँ पर गए थे, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वे सभी लोग उत्तर प्रदेश के साथ इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देने को तैयार हैं। एमआरओ भारत के एयरक्राफ्ट या दुनिया भर के एयरक्राफ्ट अपने मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग के लिए सिंगापुर आते हैं। ये सुविधा भारत में भी हो सकती है और उस सुविधा को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं जेवर में, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अपने उस क्षेत्र। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज से भेंट वार्ता अभियान की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज से कार्यकर्ता सर्वोपरि अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस अभियान के तहत वे दोपहर 1 बजे तक पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और संगठन से जुड़े मुद्दों पर सीधा संवाद करेंगे। बताया जा रहा है कि यह अभियान प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक लेने और संगठन को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अभी से जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है और पार्टी कार्यालय में आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। अध्यक्ष जी ने बैठक की है, क्या रहा बैठक में, किस तरह कार्यकर्ताओं की वार्ता? केवल कार्यकर्ताओं से संवाद के नाते आज बुलाया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए जितना भी हो सकता भरेस प्रचार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, नगर अध्यक्ष तक, पूरी तरह कार्यकर्ताओं से जो संवाद रहता है उसका एक उदाहरण है कि आज होली के शुभ अवसर पर पूर्व संध्या पर या 2-4 दिन पहले कार्यकर्ताओं को बुला के उनके साथ बात की, उनके साथ समस्याएं सुनी, कार्यकर्ताओं को अपना पार्टी के जितना भी कार्य चल रहे हैं उनके बारे में बताया। खुल के बात जो आज हुई, वास्तव में कार्यकर्ता जैसा आप देख रहे हैं, महिलाएं पुरुष भाई बहन आप निकल रहे हैं, कितने गदगद हैं, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आपस में प्यार मोहब्बत सहयोग जो होता है, जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। ये हमारे चाहे माननीय विधायकगण हो, माननीय मंत्रीगण हो, माननीय संगठन के जितने लोग हैं, पूरी तरह सामंजस्य भाव से आए दिन बैठ के करते हैं, आए दिन सामंजस्य रखते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने पेश किया, महामंत्री जी ने पेश किया। इससे बहुत अच्छा मैसेज गया। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से और बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अंशु अस्थाई ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान अंशु अस्थाई ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ सरकार समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर काम कर रही है। अंशु अस्थाई ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बरादरी प्रांगण में नमाज रोकने के मुद्दे पर सवाल उठाए। साथ ही छात्रावास परिसर स्थित शिव मंदिर में पूजा पाठ रोकने की घटनाओं को राजनीतिक साजिश बताया। कांग्रेस नेता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार का जिक्र करते हुए कहा कि बसपा धार्मिक
द्रवीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता बेरोजगारी और महंगाई और किसानों के मुद्दों पर सरकार के हिसाब से मांग कर रही है। फिलहाल इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। विफल हो गई है भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार जनता के मुद्दों पर। किसी भी जनता के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, दलितों महिलाओं पर अत्याचार, किसानों की समस्याएं, उन पर जवाब नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास। इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी साल में धार्मिक ध्रुवीकरण की पुरजोर कोशिश कर रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में दशकों से लाल बारादरी में प्रार्थना कक्ष था, वहां पर लोग नमाज भी पढ़ते थे, और जहां पर मंदिर बना हुआ है वहां पर हमेशा हिंदू धर्म के लोग पूजा करते थे, महाशिवरात्रि मनाई जाती थी। कभी कोई विवाद नहीं हुआ। 10 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, इससे पहले भी विवाद नहीं हुआ। तो सिर्फ चुनावी समय में क्यों? क्योंकि आपके पास जनता के मुद्दों पर जवाब नहीं है। भाजपा का जो ये धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल है, जो आरएसएस की सोच है कि लोगों को, समाज को बांटो, योगी आदित्यनाथ जी आपके इस कारनामे से सिर्फ और सिर्फ समाज में जहर घोलने की कोशिश हो रही। जनता ने 2024 में आपको नकार दिया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में आप हारे, उसके बावजूद भी यदि आप सीख नहीं ले रहे हैं तो 2027 में आपकी सरकार की विदाई तय है। जिस तरीके का तमाशा खड़ा करने की कोशिश शैक्षणिक संस्थानों में हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी कीमत पर जो आपसी भाईचारा है वो जहर बीजेपी और आरएसएस हम घोलने नहीं देंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी संगठनात्मक खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र ने मंडलाध्यक्षों और जिला प्रतिनिधियों की नई सूची जारी कर दी है। यह सूची अवध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई जनपदों और विधानसभा क्षेत्र के कवर करती है और पार्टी संगठन को बूथ और मंडल स्तर पर और मजबूत करने के उद्देश्य से यह नियुक्तियां की गई है। बताया जा रहा है कि संगठनात्मक फेरबदल की जरिए भाजपा जमीनी ढांचे को सशक्त बनाने और आगामी चुनाव की तैयारियों को धार देने में जुटी है। और क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र ने कहा कि नई जिम्मेदारियां पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण और संगठन के विस्तार को ध्यान में रखते हुए सौंपी गई है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता को ग्रेटर नोएडा के ओमेगा 2 स्ट्रीट यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक रिंकू सिंह के पिता का लंबे समय से कैंसर का इलाज चल रहा था और पिछले काफ़ी समय से उनका उपचार इस हॉस्पिटल से किया जा रहा है और सूत्र के अनुसार उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और फिलहाल वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। हालांकि हॉस्पिटल प्रबंधन ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान देने से फिलहाल इनकार किया है। आपको बता दें कि रिंकू सिंह इस समय T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम का हिस्सा है और इस खबर के बाद खेल जगत और उनके प्रशंसकों में चिंता का माहौल है। वाराणसी से एक अहम राजनीतिक और आध्यात्मिक मुलाकात की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी स्थित ज्योतिर्विद्यापीठ मठ में पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के दर्शन किए और इस दौरान अजय राय ने महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर जन कल्याण और जन सेवा के अपने संकल्प को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब धर्म सत्य के साथ खड़ा होता है तो विजय निश्चित होती है। महाराज जी के सानिध्य में जनता के कल्याण और सेवा के प्रयासों को नई दिशा मिली है। इस मुलाकात को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। पूरे सनातन का अपमान है, पूरे हिंदुत्व का अपमान किया इन लोगों ने।
आप हमारे भगवान है, आपको पूरा समाज, पूरा देश भगवान मानता है। शंकराचार्य का पद किसी व्यक्ति का एक का नहीं है, पूरे 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 समाज का अपमान इन लोगों ने किया है, घोर पाप किया है, ये क्षम्य नहीं है। सवाल नीचे की रात है ना, हमारे पास तो कई लोग आए, बहुत सारा प्रमाण लेकर के आए, ये है प्रमाण, ये है प्रमाण। हमने कहा भैया हम इसको लगा भी नहीं सकते। हमारे पत्रकार दीक्षित जी जो आए थे शाहजहांपुर वाले, हाँ वो तो कल आए थे, वो तो कल आए थे। हमारे पास इनके विरुद्ध बहुत सारे प्रमाण लेके लोग आए इसी बीच में। हमने बोला ये हमने स्तर पर इतना नीचे गिरना ठीक नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैसे ही उस चीज को हम बोलेंगे और बोलने पर क्या है उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा। नहीं भैया हम ये नहीं करेंगे, उनको जो करना आपकी सोच ही नहीं है। हाँ ठीक है, जो है ये वही जन्मदिन वाला है, ये साफ ज्वाइंट सीपी के साथ। अपराधी और पुलिस का गठजोड़। अपराधी है पुलिस, ज्वाइंट सीपी है, 27 मुकदमा चल रहा है। हिस्ट्री सीटर है, एचएस है ये। ऊपर कर दिए, थोड़ा ऊपर कर दिए। हो गया। कानपुर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कानपुर के बड़ा चौराहा स्थित इंडियन बैंक की एक शाखा में 3 बेजुबान कुत्तों की कथित तौर पर आंख में झोंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह घटना कोतवाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत हुई है और इस पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिल दहला देने वाला मंजर कैद बताया जा रहा है। और वीडियो में कथित रूप से बैंक कर्मचारी के हाथ खून से सने दिखाई दे रहे हैं और जानवर की चीखों ने पूरे इलाके को दहला दिया। और इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पशु क्रूरता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है। यह घटना एक बार फिर इंसानियत और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस कैमरे में चल रहा है 2 दिन से, बैंक के कैमरा देख लीजिए, दिन भर दौड़ा कुत्ते को मारना भी चाहे, भाग के भाग रहे हैं वो। इन्हीं ने आदेश दिया है। नहीं गार्ड बता दें कि हम अपने मर्जी से कर रहे हैं। इनका नाम है अमित तिवारी और यहाँ ठेका बिना टेंडर के करोड़ों का चल रहा है, सब बिल पास करा रहे हैं, पैसा ले दे इनके, करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया एक ही आदमी को और ये सारे बिल पास कराते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद सियासत तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखा प्रतिक्रिया दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि AI समिट देश का कार्यक्रम था। इस तरह की निंदनीय घटना ने पूरे देश की छवि को धूमिल किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का आचरण किया गया उस पर देश गर्व नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे कृत्य करने वालों का महिमंडन करना किसी भी जिम्मेदार नेता को शोभा नहीं देता। AI समिट में हुए विरोध को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है और बयानबाजी का दौर जारी है। देखिए, मैं आपके दर्शकों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व को भी पूछना चाहता हूं कि AI समिट किसका कार्यक्रम था? क्या वो नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था या देश का कार्यक्रम था? और देश के कार्यक्रम में इस तरह की
निंदनीय घटना करके देश को शर्मसार करने और पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को धूमिल करने का जो पाप उन्होंने किया है, उसको ढकने के लिए वो किसी को शेर बताएं, किसी को चीता बताएं, किसी को भालू बताएं, उससे काम नहीं होने वाला है। उन्होंने अनेक बार जिस तरह का आचरण और व्यवहार करके देश की को जब कभी भी देश किसी विषय पर गर्व कर सके, आप इससे पीछे उठा करके भी देखिए। भारत ने कोविड का टीका बनाया, तब उन्होंने कहा कि कोविड का टीका जो है ये टेस्टेड नहीं है, ये तो आरएसएस का टीका है। भारत ने नया संसद भवन बनाया, उन्होंने उसका बहिष्कार किया। भारत की सेनाओं ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक किया, उन्होंने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। एयर स्ट्राइक किया, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। भारत की एयरफोर्स की क्षमता संवर्धन के लिए राफेल लाया गया, उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए। जब कभी भी भारत के 140 करोड़ लोग किसी विषय पर गर्व कर सकें और भारत की छवि विश्व भर में नए सिरे से बने, तब उन्होंने इसी तरह की कालिक पोतने का प्रयास किया है। और ऐसा कुकृत्य करने वालों को बाद में उनका महिमा मंडन करना, मैं ये मानता हूं कि ये किसी भी गंभीर प्रकृति के नेतृत्व को शोभा नहीं देता। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए कृषि सुधारों का सकारात्मक प्रभाव अब साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि भारत आज चावल के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है और गेहूं के भंडार भी भरपूर है। पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में 34% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी सुधारों की जरूरत है। सरकार गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, खाद्यान्न भंडार को और मजबूत करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी फूड बास्केट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही गुणवत्ता वाले फल, सब्जियां, फूल और अनाज के उत्पादन तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने भारत विस्तार AI प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसा AI आधारित मंच है जिसके जरिए किसान अपने मोबाइल फ़ोन से सीधे सवाल पूछ सकेंगे और तुरंत जवाब प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले समय में इसे विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सके। सरकार का दावा है कि यह प्लेटफॉर्म कृषि परामर्श को आसान और सुलभ और तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। कई रिफॉर्म प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। उन्हीं रिफॉर्म्स का प्रभाव है कि आज चावल के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 पर आ गए हैं। गेहूं के भंडार भरे हैं। 34% हमारे खाद्यान्न की उत्पादन में वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में, लेकिन अभी और काम करना बाकी है और इसलिए कई रिफॉर्म्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन सुधारों को भी तेजी से करके खाद्यान्न के भंडार भरना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हमारा हो, पोषण के लिए उपयुक्त हो और किसानों की आमदनी और बढ़ाने का काम हम लगातार करेंगे। भारत केवल भारत के लिए नहीं है, दुनिया का फूड बास्केट बन जाए इसकी भी हम चिंता करेंगे। एक्सपोर्ट क्वालिटी के फल, सब्जियां, फूल और अनाज और हम कैसे बेहतर पैदा करें इस पर भी हम काम करेंगे और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी, जिससे योजनाओं का लाभ लेने में किसान को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। कई किए हैं, आगे और भी प्रयत्न करेंगे। ठीक है। भारत विस्तार के बारे में आपने पूछा। एक भारत विस्तार ऐसा AI प्लेटफॉर्म है कि जिसमें किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसके वो कोई IT एक्सपर्ट नहीं होता कि डाउन करो कि लोड करो, उसको सीधे वो मोबाइल पर सवाल पूछे और उसका जवाब मिल जाए। तो ये भारत विस्तार AI प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है। अब इसको बाकी भाषाओं में भी हम परफेक्ट करके उसमें हर तरह की जानकारी, कौन सी फसल बोएं, मौसम की जानकारी,
फसल में अगर कोई रोग लग गया तो उसकी जानकारी, योजनाओं का लाभ कैसे लें उसकी जानकारी, पात्रता किसको है उसकी जानकारी, कोई शिकायत है तो उसको भी वो दर्ज करा सकें। तो एक बहुउद्देशीय ऐसा पोर्टल कि एक जगह किसान पूछे और उसको जानकारी मिल जाए। नहीं, इसमें और बेहतर ढंग से इसको और आयोजित करेंगे, क्योंकि ये कृषि का एक तरह से कुंभ होता है, देश का सबसे बड़ा कृषि मेला होता है, जिसमें कौन कौन से रिसर्च और शोध हुए, कौन सी नई तकनीकी आई, नई टेक्नोलॉजी आई, कौन से नए बीज आए, कौन सी अलग अलग पद्धतियां हैं कृषि की, कैसे और उत्पादन बढ़ा सकते हैं, रोगों का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसकी बेहतर जानकारी पूरे देश के किसानों को इसके माध्यम से दी जाती है। इसमें और सुधार करने की जरूरत है और अगली बार हम इसको और व्यापक रूप से करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।